हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज सीरीज। अब ये एमसीक्यूज जो हैं ये आपको पीजीटी के लिए भी हेल्प करेंगे, यूजीसी नेट के लिए भी हेल्प करेंगे, सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर कोई एग्जाम है या फिर लेक्चर का कोई एग्जाम है। तो इसमें 25 क्वेश्चन की एक वीडियो रहेगी। ठीक है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर अपने आप सोल्व करने की कोशिश करनी है। और जितने भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं लास्ट में अपने कमेंट में बताना है कि आपके कितने मार्क्स बने। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हुए, तो 50 मार्क्स में से आपने बताना है कि आपके कितने मार्क्स बने। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन ए मोनोपोलिस्ट आउटपुट इज एफिशिएंट। किस कंडीशन में मोनोपोलिस्ट का आउटपुट जो होता है वो एफिशिएंट होता है। फर्स्ट है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फिर है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और फिर है व्हेन देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, मोनोपोलिस्ट का आउटपुट जो है वो पेरेटो एफिशिएंट कब होगा, जब वो परफेक्टली डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा, परफेक्टली डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा। और जब वो परफेक्टली डिस्क्रिमिनेट कर पाता है तो इसका मतलब है कि वो सारा का सारा सरप्लस गेन कर लेता है, सारा का सारा सरप्लस गेन कर लेता है। तो जब उसका परफेक्टली डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब वो कर पाएगा, तब क्या होगा, उसका आउटपुट एफिशिएंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। Optimal output of a perfectly discriminating monopolist is Pareto efficient. In this outcome, the monopolist gets all the surplus. क्योंकि जब वो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो सारा का सारा सरप्लस क्या है, गेन कर लेता है, इसीलिए उसका आउटपुट जो होता है एफिशिएंट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए पिग्योवियन सब्सिडी इज कैन नॉट एग्जिस्ट विद एक्सटर्नैलिटीज, इज द सेम थिंग एज ए पिग्योवियन टैक्स, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पिग्योवियन डॉलर्स। और फोर्थ ऑप्शन है, मूव्स प्रोडक्शन टू द सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका आंसर समझ लेते हैं हम। देखिए, ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, ये हमारा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, जहां पे कॉस्ट इज इक्वल टू बेनिफिट है, ये हमारा है प्राइस, ये हमारी है क्वांटिटी। अब मान लीजिए हम सोलर सेल का एग्जांपल लेते हैं। अब सोलर सेल के एग्जांपल से क्या होगा कि मान लीजिए गवर्नमेंट इस पे क्या देती है, सब्सिडी देती है। अब इस सब्सिडी से क्या होगा, एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट होगी। कैसे होगी, क्योंकि अब सोलर सेल ज्यादा लोग लगाएंगे तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो अदर सोर्स से मिल रही है उसे कम यूज करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम कोयले से बना रहे हैं वो कम यूज होगी, यानी कि पोल्यूशन कम होगा। तो इससे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बढ़ेगी, इसलिए क्या करती है सरकार, सोलर सेल पे सब्सिडी देती है। अब इससे क्या होगा, सोलर सेल की डिमांड बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, और क्वांटिटी इंक्रीज होने का मतलब है प्राइस इंक्रीज हुआ। लेकिन ये प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि क्या कर लेगी सरकार, इसका सब्सिडी दे देगी। तो ये जो होता है ये क्या है, हमारा नेट सरप्लस है, क्योंकि इस पॉइंट से पहले सारी जगह क्या है, हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट ज्यादा है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से। और जब मार्जिनल सोशल बेनिफिट ज्यादा रहेगा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से, इसका मतलब क्या है, हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी यहाँ पे वर्क कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन है वो सोशली ऑप्टिमल लेवल पे मूव हो जाता है। तो इसका आंसर होता है मूव्स प्रोडक्शन टू द सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। तो आंसर होगा इसका डी। थर्ड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीजिंग। देखिए, हमने मल्टीप्लायर के केस में क्या पढ़ा है, डेल वाई इज इक्वल टू में 1/1 माइनस MPC डेल आई। देखिए, यानी इसका क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम अगर बढ़ेगी वो किस पे डिपेंड करती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम पे। जितनी ज्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम होगा उतनी ज्यादा क्या है, इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीजिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा यहाँ पे आंसर। इसका आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इलास्टिक डिमांड। देखिए, इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है, यानी कि प्राइस के चेंज होने पे हम क्वांटिटी में कितना चेंज ला पाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी हमारी गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड जितनी ज्यादा मात्रा में कम होगी, यानी कि उसकी डिमांड उतनी ज्यादा इलास्टिक होगी। और अब अगर किसी गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कब कम हो सकती है, जब उसके ऑल्टरनेटिव्स, जब उसके सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास टी है और टी का प्राइस बढ़ रहा है और टी की डिमांड कम हो रही है, तो लोग यानी कि उसकी जगह कुछ और खरीद रहे हैं, सब्स्टिट्यूट उसका अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अगर कॉफी अवेलेबल है तो लोग क्या करेंगे, टी की प्राइस बढ़ने पे कॉफी ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे और टी की डिमांड घट जाएगी, है ना। तो यानी कि अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए कमोडिटी विदाउट सब्स्टिट्यूट, ये तो गलत हो जाएगा। अगर ज्यादा इलास्टिक डिमांड है तो इसका मतलब है कि उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या है, ए कमोडिटी विद क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर किसी कमोडिटी का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो प्राइस के बढ़ने पे उसकी डिमांड ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट पे लोग मूव हो जाएंगे, लोग उसके सब्स्टिट्यूट को खरीदना शुरू कर देंगे। तो इसका आंसर होगा बी। फिर भी हम और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, ए कमोडिटी ऑन विच ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट, ये गलत है।
क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी जो है उसी कमोडिटी की ज्यादा होती है जिसपे हमारी इनकम का ज्यादा पार्ट यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए एक मैच बॉक्स है, अगर हम माचिस खरीद रहे हैं, माचिस का रेट 1 रुपए से 2 रुपए हो गया, तभी उसकी डिमांड में इतना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमारी इनकम का बहुत छोटा पार्ट इसमें यूज हो रहा है एक माचिस की डिब्बी खरीदने में। ओके, वहीं पे अगर एसी का प्राइस 25,000 से लेके 50,000 हो गया तो इसकी डिमांड में बहुत फर्क आ जाएगा। यहाँ पे प्राइस डबल हुआ था लेकिन डिमांड में उतना चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारी इनकम का बहुत कम पार्ट इसमें यूज हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर एसी का प्राइस 25,000 की जगह 50,000 हो गया तो उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, क्योंकि हमारी इनकम का बड़ा पार्ट उसकी कंजम्पशन में यूज हो रहा है। तो ये गलत आंसर है। अगर यहाँ पे लार्ज होता तब ये ऑप्शन ठीक होता। ठीक है, वहीं पे फोर्थ ऑप्शन है कमोडिटी द यूज ऑफ विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, ये भी गलत है। वो कमोडिटी जिसके यूज को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, है ना, जैसे कि मेडिसिन। मेडिसिन के यूज को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। अगर हमें मेडिसिन की जरूरत है तो ऐसा नहीं है कि उसका प्राइस बढ़ गया तो हम उसे खरीदेंगे नहीं, उसे हमें खरीदना ही पड़ेगा। इसलिए मेडिसिन की डिमांड जो होती है वो कम इलास्टिक होती है। तो जिसके यूज को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते उसकी डिमांड कम इलास्टिक होगी, ना कि इलास्टिक होगी। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? अ कमोडिटी विद क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिस कमोडिटी के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट ऑप्शन है द मार्जिन रेवेन्यू ऑफ ए मोनोपोलिस्ट फेसिंग लीनियर डिमांड कर अप्रोच प्राइस व्हेन डिमांड इलास्टिसिटी। इसका क्या मतलब है कि किसी भी मोनोपोलिस्ट की मार्जिन रेवेन्यू कर्व जो है उसकी प्राइस लाइन किसे कहते हैं हम? एवरेज रेवेन्यू कर्व को। एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होता है ना। तो मार्जिन रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व के पास कहां पे अप्रोच करती है? जब इलास्टिसिटी जीरो की तरफ जाए, जब इलास्टिसिटी नेगेटिव हो, जब इलास्टिसिटी इंफिनिटी की तरफ जाए, या जब इलास्टिसिटी 1 हो। देखिए ये फिगर आपने देखा होगा, ये हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व, ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व, जिसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। अभी मार्जिन रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू के पास कहां पे मूव कर रही है? इधर की साइड को मूव कर रही है, अगर वो इस तरफ को चले। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू कैसे मूव कर रही है? यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, इस साइड को जाएंगे तो इलास्टिसिटी जीरो की तरफ मूव करेगी, इस साइड को जाएंगे तो इलास्टिसिटी इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? जब इलास्टिसिटी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है तब हमारी मोनोपोलिस्ट की मार्जिन रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व की तरफ मूव करती है। एवरेज रेवेन्यू कह लीजिए या प्राइस लाइन कह लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये हो गया सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकम इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? इनकम इफेक्ट गिवन गुड के केस में या इंफीरियर गुड के केस में नेगेटिव होता है। तो इनकम इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत स्टेटमेंट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्राइस चेंज, नेगेटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। इनका कहने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्राइस चेंज, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनका कहना है कि नेगेटिव होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया भी हुआ ये एक वीडियो में कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसी भी गुड्स, चाहे कोई भी गुड का हम केस ले लें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। तो इसकी बी स्टेटमेंट ठीक है, ए स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट नॉट सेकंड, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं हम, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू बट नॉट 1, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ये आ गया हमारा ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली अंडर मोनोपोली द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अदर गुड और सर्विसेज इज। देखिए मोनोपोली के केस में क्या होता है, हमारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। अब क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे। अब क्योंकि मोनोपोली के केस में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? कम होगी। वेरी हाई नो, मॉडरेट नो, वेरी लो यस। तो मोनोपोली के केस में जनरली क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी लो होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर ओलिगोपोली इज वन वेयर, प्योर ओलिगोपोली किसे कहते हैं? जहां पे फ्यू फर्म्स, ओलिगोपोली के केस में मैंने आपको बताया है फ्यू फर्म्स होती हैं, और प्योर कब होंगी? जब वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही होंगी। वहीं पे डिफरेंशिएट ओलिगोपोली कब होगी? जब वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बना रही होगी। ओके, तो प्योर ओलिगोपोली का मतलब है फ्यू फर्म्स और होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम, देयर आर मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, रॉन्ग, मैनी फर्म्स नहीं होती हमारी ओलिगोपोली के केस में। देयर आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, देयर आर मैनी फर्म्स आ गया, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। देयर आर फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे भी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्केट मैकेनिज्म आर अनलाइकली टू प्रोवाइड। देखिए मार्केट मैकेनिज्म क्या बताता है हमें, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म में क्या देखते हैं हम, डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं। जहां पे डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी वहां पे प्राइस ज्यादा होंगे, जहां पे डिमांड कम होगी सप्लाई ज्यादा होगी वहां प्राइस कम होंगे। तो मार्केट मैकेनिज्म हमें प्राइस बताता है, ये बात तो ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड भी बताता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जहां पे सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएगी वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये बात भी हमें पता लगी। तो मार्केट मैकेनिज्म क्या नहीं बताता हमें, नॉन राइवल गुड्स एफिशिएंटली प्रोवाइड हमें नहीं करता। जिस गुड्स के राइवल ही अवेलेबल नहीं होंगे वहां पे मार्केट मैकेनिज्म का डिमांड एंड सप्लाई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म को वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए, राइवल गुड्स का होना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इन द लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम द थ्योरी प्रिडिक्ट दैट। देखिए कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में पहली सिचुएशन क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये बिल्कुल सही बात है। फर्म ऑपरेट्स एट मैक्सिमम एवरेज टोटल कॉस्ट, नो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देयर इज एन इंसेंटिव फॉर एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म्स, नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, नो इंसेंटिव आना चाहिए था, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। टोटल कॉस्ट नॉट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे लॉन्ग रन में क्या होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्जिन रेवेन्यू। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सेस कैपेसिटी एंड सेलिंग कॉस्ट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म्स इन मार्केट। देखिए सेलिंग कॉस्ट जो है वो हम किस मार्केट में यूज करते हैं, सेलिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया था मोनोपोलिस्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट जो होते हैं, तो उसके केस में हमारे पास उन्हें बेचने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगाना पड़ता है, जिससे हम सेलिंग कॉस्ट में काउंट करते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो ज्यादातर हम किस में देखने को मिलता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखने को मिलता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। एक्सेस कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, मान लीजिए ये हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो हमारा जो मोनोपोलिस्ट है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे आउटपुट नहीं रखता, वो मिनिमम पॉइंट से पहले ही आउटपुट रखता है, यानी कि आउटपुट जो है, सप्लाई जो है वो कम रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट ना होके इस पॉइंट पे जो है आउटपुट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। ओके, क्योंकि उसके पास और कैपेसिटी जो है वो अवेलेबल होती है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक है ये एक्सेस कैपेसिटी एंड सेलिंग कॉस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया भी हुआ है, द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इज एसोसिएट विद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द लॉन्ग रन and is defined as the difference between ideal output and output actually obtained in the long run। आइडियल आउटपुट एंड आउटपुट एक्चुअली ऑब्टेन, इसके बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी, और ये हम देखने को किसमें मिलता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, इफ द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज द प्राइवेट मार्केट विल प्रोड्यूस। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई फर्म्स जो है पोल्यूशन कर रही है, इस केस में क्या होता है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट ज्यादा होता है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से, यानी कि प्राइवेट कॉस्ट कम होता है जबकि सोशल कॉस्ट ज्यादा होता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में। अब प्राइवेट कॉस्ट यहाँ पे क्या है, कम, ये चीज आप याद रखिएगा। तो अगर प्राइवेट कॉस्ट कम है तो क्या होगा, जो हमारी फर्म है टू मच ऑफ द क्वांटिटी एट टू लो ए प्राइस, यानी कि हमारी जो प्राइवेट फर्म है वो क्या करेगी, टू मच क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी एट टू लो ए प्राइस, क्योंकि प्राइस को क्या है इसमें कम है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में मैंने आपको बताया मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कम होता है जबकि मार्जिनल सोशल कॉस्ट ज्यादा होता है, और यहाँ पे प्राइवेट कॉस्ट जितना होना चाहिए, यानी कि जितना कंपेंसेशन देना चाहिए वो इंक्लूडेड नहीं है, इसी वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो क्योंकि प्राइवेट कॉस्ट कम है इसलिए हमारी प्राइवेट फर्म क्या करती है, टू मच ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है टू लो ए प्राइस। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, टू मच ऑफ ए क्वांटिटी एंड टू हाई ए प्राइस, नहीं ये गलत हो जाएगा, टू लो प्राइस होता है इसमें, क्योंकि प्राइवेट कॉस्ट कम है सोशल कॉस्ट से। अब थर्ड ऑप्शन है टू लिटिल ऑफ क्वांटिटी एट टू हाई ए प्राइस, हाई ए प्राइस बोल रहे हैं, फिर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। टू लिटिल ऑफ क्वांटिटी एट टू लो ए प्राइस, टू लिटिल क्वांटिटी नहीं है, जब प्राइस लो बता रहे हैं तो कम क्वांटिटी क्यों प्रोड्यूस करेगी प्राइवेट फर्म, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो इस केस में ऑप्शन आएगा हमारा ए। यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी अकर when production or consumption impose external cost on third party outside of the market for which no appropriate compensation is paid। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, जब किसी को मान लीजिए प्रोडक्ट बना रही है, कोई फर्म बना रही है इस कंज्यूमर के लिए, लेकिन नुकसान और कंज्यूमर को भी हो रहा है, किसी थर्ड पार्टी को भी हो रही है, क्यों, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से जो पोल्यूशन कर रही है या नॉइज पोल्यूशन कर रही है उसकी वजह से जो थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है उसे हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कैसे कहते हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट इस पर्सन को एजुकेशन दे रही है, अब ये मेंबर जो एजुकेट हो रहा है ये अपने घर वालों को
और ज़्यादा एजुकेशन आगे प्रोवाइड करा पा रहा है या फिर और बेटर सर्विस दे पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बनती है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। जब दो पार्टी जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट और ये पर्सन जिसे वो एजुकेशन दी जा रही है, उनकी वजह से किसी थर्ड पर्सन को बेनिफिट हो रहा हो तो उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, और जब किसी थर्ड पर्सन को नुकसान हो रहा हो तो उसे कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एंड विच नो अप्रोप्रिएट कंपनसेशन इज पेड, और जिसके लिए कोई अप्रोप्रिएट कंपनसेशन भी ना मिल रहा हो तो उसे क्या कह रहे हैं हम, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कह रहे हैं। दिस कॉज सोशल कॉस्ट टू एक्सीड प्राइवेट कॉस्ट, और इस केस में क्या होता है, सोशल कॉस्ट एक्सीड कर जाता है प्राइवेट कॉस्ट से, यानी कि प्राइवेट कॉस्ट कम होता है, सोशल कॉस्ट ज्यादा होता है। और प्राइवेट मार्केट ट्रांजैक्शन विल लीड टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या होती है, ओवर प्रोडक्शन होती है गुड्स की, और अंडर प्रोडक्शन होती है गुड्स की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में। यही रीजन है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है पुअर पीपल को। यही रीजन है कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में हेल्थ केयर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है पुअर पीपल को, क्योंकि उस केस में अंडर प्रोडक्शन रहती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में, और ओवर प्रोडक्शन रहती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में। इसीलिए ये ऑप्शन होगा जहां पे टू मच ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में, टू लो ए प्राइस पे। ओके, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लैंड इज। देखिए लैंड जो है हमारे पास एक फिक्स क्वांटिटी में अवेलेबल है। लैंड की हम क्वांटिटी, या मान लीजिए हमारा इंडिया का अगर मैप है तो लैंड की क्वांटिटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते एक पॉइंट के बाद, ठीक है। ये लैंड हमारी फिक्स है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई जो है लैंड की वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का क्या मतलब है कि लैंड की चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो, लैंड की सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है। लैंड का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी सप्लाई हम बढ़ा देंगे, सप्लाई लैंड की उतनी ही रहने वाली है। ओके, तो लैंड की एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वो एब्सोल्युटली इनइलास्टिक होती है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ, तीन क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक ये नंबर पे मत जाइएगा, यहाँ पे नंबर अलग अलग दिए गए हैं, रैंडमली ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ नंबर पे नहीं दिया जाएगा, टोटल 25 क्वेश्चन है। ओके, तो आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और देखना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके कितने मार्क्स बने आउट ऑफ 50। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं। मान लीजिए मैं किसी फर्म में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस फर्म में काम ना कर रहा होता तो मैं टीचर होता, ठीक है। यहाँ पे मैं कितना कमा रहा हूँ, 45,000 कमा रहा हूँ, जबकि टीचर बन के मान लीजिए मैं 50,000 कमा रहा होता। तो क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि अगर मैं फर्म में काम ना कर रहा होता तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होता मेरा, वो क्या होता, टीचिंग। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्या है मेरा, टीचिंग के जॉब करके जो मैं पैसा कमा रहा होता वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब इसे क्या कहते हैं हम, इसका अनदर नेम होता है ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, यानी कि इस जॉब के अलावा ऑल्टरनेट में जो मैं दूसरी जॉब कर रहा होता उस पर मैं कितना कमा रहा होता, तो वही मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, उसे ही हम ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा हमारा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉमनली डिफाइंड एज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसीलिए इसे हम ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फिस्कल फेडरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए फिस्कल फेडरलिज्म का कंसेप्ट जो है हमें रिचर्ड मस्ग्रेव ने दिया था। ये कब दिया था हमें, 1959 में दिया था रिचर्ड मस्ग्रेव ने। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म का हम यूज करते हैं पब्लिक फाइनेंस में। पब्लिक फाइनेंस में फिस्कल फेडरलिज्म हमें क्या बताता है, ये फाइनेंशियल रिलेशन बताता है बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट। जब हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, मान लीजिए फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में जो हमारी डिफरेंट यूनिट है, मान लीजिए कोई हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट है, पंचायत है, इन सब के बीच में जो रिलेशन है फिस्कल फेडरलिज्म बताता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमें दिया था रिचर्ड मस्ग्रेव ने 1959 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इज। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो किस बेसिस पे लगाया जाता है, द टोटल टर्नओवर ऑफ द फर्म, प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म। अब इसका आंसर होएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों होएगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो टोटल इनकम पे लगाया जाता है फर्म की, ठीक है। इसमें से क्या निकाला जाता है, सेलिंग कॉस्ट निकाल दिया जाता है, डेप्रिसिएशन निकाल दिया जाता है, लेकिन डिविडेंड नहीं निकाला जाता। डिविडेंड जो है हमारा टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बचती है उसमें से पे करती है कंपनी, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो प्रॉफिट होता है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो प्रॉफिट है उस पर लगाया जाता है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। अगर हम इसे देख लें तो कॉर्पोरेट टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन द नेट रेवेन्यू और नेट इनकम ऑफ ए कंपनी। कंपनी के नेट रेवेन्यू और नेट इनकम पे लगाया जाता है। इसमें से सिर्फ हम जब नेसेसरी डिडक्शन को निकाल लेते हैं
नेसेसिटी डिडक्शन क्या है, डेप्रिसिएशन हो गया, गुड्स को बनाने में जो खर्चा आया, गुड्स को सेल करने में जो खर्चा आया, इनकम एक्सपेंसेस इनकर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जो खर्चा आया। तो इन सब को निकालने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट पे कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है, और उसके बाद टैक्स पे करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है उसमें से हमारी जो फर्म है वो डिविडेंड पे करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एमपीसी ऑफ ए कंज्यूमर इज 0.80 एंड एपीसी ऑफ कंज्यूमर इज 0.40। यहाँ पे एमपीसी क्या है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम कैसे लिखते हैं, डेल सी ओवर में डेल वाई, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम कैसे लिखते हैं, कंजम्पशन अपॉन में इनकम। देन द इनकम इलास्टिसिटी वुड बी, अब हमसे क्या पूछा है, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का क्या मतलब होगा, परसेंट चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में परसेंट चेंज इन इनकम, ये होगा इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। तो परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकालेंगे हम, चेंज इन कंजम्पशन अपन में प्रीवियस कंजम्पशन मल्टीप्लाई विद 100। परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे हम, चेंज इन इनकम अपॉन में इनकम मल्टीप्लाई विद 100। 100 से 100 गया, ये क्या आ जाएगा, डेल सी ओवर में डेल वाई इंटू में वाई अपॉन में सी। अब ये डेल सी अपॉन में डेल वाई क्या है, मैंने आपको बताया मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, तो क्या आ जाएगा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सी अपॉन में वाई क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी अपॉन में वाई यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इनकम इलास्टिसिटी अगर हमने निकालनी है, इनकम इलास्टिसिटी किसके इक्वल होगी, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपॉन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है 0.80, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है 0.40, किस पे गया, 2 पे गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ये गलत है, इसे ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इकोनॉमिस्ट हु स्ट्रेस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन डेवलपमेंट वाज, देखिए एंटरप्रेन्योर का रोल जो है वो किसने दिया था, स्किम्चर ने दिया था। स्किम्पीटर ने क्या कहा था, स्किम्पीटर ने इनोवेशन थ्योरी दी थी। स्किम्पीटर ने कहा था जो इनोवेशन का काम होता है बिजनेस साइकिल में वो किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है। जब इनोवेशन होगी तो हमारा बिजनेस साइकिल ऊपर की तरफ को मूव करेगा। इनोवेशन की वजह से ही क्या आता है, बूम की कंडीशन आती है। तो मेनली इन्होंने रोल दिया, एम्फेसिस दिया था इनोवेशन पे, और इनोवेशन का काम इन्होंने किसे दिया था, एंटरप्रेन्योर को दिया था। तो जो इकोनॉमिस्ट ने एंटरप्रेन्योर के रोल को स्ट्रेस किया था वो थे हमारे स्किम्पीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मीन्स इज करेक्ट, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, या फिर हार्मोनिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन। तो ये है ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है हमारा, अगर मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो वैल्यू हैं तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन में 2, यानी कि बेसिकली एवरेज होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा हमारा, ए इंटू बी, अब ये दो टर्म है तो इसका अंडर रूट। और हार्मोनिक मीन क्या होता है हमारा, ये दो है टर्म तो इन दोनों के रेसिप्रोकल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऊपर क्या कर देंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास 2 अपॉन में ए बी, यहाँ पे ए है हमारे पास, ये आ गया बी प्लस में यहाँ बी है, ये आ गया ए। तो एक किसके इक्वल आ गया 2ab अपॉन में ए प्लस बी। तो अगर हमारे पास दो वैल्यू है ए एंड बी तो उसका अर्थमेटिक मीन होगा ए प्लस बी अपॉन में 2, ज्योमेट्रिक मीन होगा ए प्लस बी का अंडर रूट, सॉरी ए इंटू बी का अंडर रूट, और हार्मोनिक मीन होगा हमारा 2ab अपॉन में ए प्लस बी। और अर्थमेटिक मीन जो है वो ज़्यादा होगा इससे, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ज़्यादा होगा इससे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर ए और बी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी की अपॉन में 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी, हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन में ए प्लस बी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अपॉन में अर्थमेटिक मीन। और यहीं से फॉर्मूला आता है हमारे पास हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाई विद अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू में ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा ठीक है, फर्स्ट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, द फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स यूजिंग लेस्पियर्स मेथड। देखिए लेस्पियर्स मेथड ने क्या किया था, बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज किया था। लेस्पियर ने क्या किया था, बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज किया था, और बेस ईयर को हम किससे निकलते हैं, Q0 से लिखते हैं। तो लेस्पियर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, P01 इज इक्वल टू में प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई विद
क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर अपॉन में प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई विद 100। तो दोनों साइड इसने किया, इसका यूज किया था, बेस ईयर की क्वांटिटी का यूज किया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? सी ऑप्शन ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। When B2 is greater than 3 the curve will be, देखिए इससे किसे मापते हैं हम? कुर्टोसिस को, ठीक है। अब कुर्टोसिस की वैल्यू अगर 3 के इक्वल होती है तो वो क्या होती है? नॉर्मल कर्व होती है, ठीक है। और नॉर्मल कर्व को किसे कहते हैं हम? मीजोक्रोटिक को कहते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 3 होगी तो ये लेप्टोक्रोटिक होगी, अगर ये लेस देन 3 होगी तो ये प्लेटिक्रोटिक होगी, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया। ये देखिए यहाँ पे कर्व है, क्या बताते हैं हमें? कुर्टोसिस। कुर्टोसिस किसी भी कर्व की पीकनेस बताता है, ठीक है। अब जब कर्व बहुत ज्यादा पीक पे होगी तो उसे हम कहते हैं लेप्टोक्रोटिक, ठीक है। तो यानी कि जो ए कर्व है ये क्या है? लेप्टोक्रोटिक है, और इसमें वैल्यू क्या होती है इसकी? ग्रेटर देन 3 होगी। जो कर्व जो है नॉर्मल होगी उसे हम मेसोक्रोटिक कहते हैं और इसकी वैल्यू इक्वल टू 3 होती है, ओके। और जो कर्व ज्यादा फ्लैट होगी उसे हम प्लेटिक्रोटिक कहते हैं। यहाँ इसे मैंने ऐसे याद रखा था जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था कि प्लेट क्योंकि ज्यादा फ्लैट होती है तो प्लेटोक्रोटिक, जो ज्यादा फ्लैट कर्व होगी वो प्लेटोक्रोटिक होगी और इसकी वैल्यू लेस देन 3 होगी। जो नॉर्मल कर्व होगी उसकी वैल्यू इक्वल टू 3 होगी, जो कर्व ज्यादा पीक होगी उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये हो गया ऑप्शन डी, लेप्टोक्रोटिक। किसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 है? लेप्टोक्रोटिक की। द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट हु फर्स्ट डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ शेडो प्राइस। देखिए शेडो प्राइस क्या चीज होती है? शेडो प्राइस वो प्राइस होता है जिसकी वैल्यू हम मार्केट वैल्यू पे कंपेयर नहीं कर सकते, मार्केट वैल्यू जिसकी हम नहीं निकाल सकते। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी चाहती है, कोई ए कंपनी है, ये चाहती है कि हम अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएं, हमारे कस्टमर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम दें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पे भरोसा करें। तो अब इस चीज़ की मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे आप कि उनके कस्टमर उन पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिलाय रहें उन पर? इसकी मार्केट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। लेकिन इन्होंने क्या किया? उसके लिए क्या किया इन्होंने? डिलीवरी जो है बढ़ा दी टाइम पे देने के लिए। टाइम पे इन्होंने कहा है कि हम अपने कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी देंगे, इससे हमारे कस्टमर के साथ हमारा रिलेशन अच्छा बनेगा। अब कस्टमरों से रिलेशन अच्छा बनाने का कोई प्राइस निश्चित नहीं किया जा सकता, पर ये गैस लगा रहे हैं कि हम डिलीवरी अगर टाइम पे देंगे तो हमारे पास कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन आएगी। लेकिन डिलीवरी टाइम पे देने के लिए उनको अपने वर्कर को क्या करना पड़ेगा? ओवर वर्क कराना पड़ेगा, या फिर कह लीजिए एक्स्ट्रा वर्क कराना पड़ेगा, और उसके लिए उन्हें मान लीजिए 10,000 रुपये या $10,000 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो ये होता है शेडो प्राइस। ये गैस लगा के इन्होंने क्या निकाला? प्राइस निकाला, जिसे हम कहते हैं शेडो प्राइस। ये कंसेप्ट हमें दिया था टिम्बरजेन ने, ओके। तो ये कंसेप्ट हमें शेडो प्राइस क्या है? इज ए मॉनेटरी वैल्यू असाइन टू ए करंटली अननोएबल और डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट इन द एब्सेंस ऑफ करेक्ट मार्केट प्राइसेस। करेक्ट मार्केट प्राइसेस के एब्सेंस में जो हम मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं जिसे डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना, उसे हम शेडो प्राइस कहते हैं। और ये कंसेप्ट हमें दिया था जे टिम्बरजेन ने। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDI कंस्ट्रक्टेड विद रेफरेंस टू। देखिए HDI में हम किस किस का यूज करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का यूज करते हैं, यस। रियल जीडीपी पर कैपिटा का यूज करते हैं। इन्फ्लेशन का यूज हम नहीं करते, नॉमिनल जीडीपी का हम यूज नहीं करते, हम एजुकेशन का यूज करते हैं 3rd नंबर पे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ठीक हो गया? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ये आ गया ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हैरेड-डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड अपॉन। हैरेड-डोमर मॉडल में हमने किस किस चीज का यूज किया था? वारंटेड ग्रोथ रेट का यूज किया था, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट का यूज नहीं किया था, प्रोडक्टिव ग्रोथ रेट का यूज नहीं किया था, नेचुरल ग्रोथ रेट का यूज किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। अगर आपने हैरेड ग्रोथ मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हम वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट का यूज करते हैं। तो 1 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडम स्मिथ आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ ए पॉलिसी ऑफ। एडम स्मिथ कौन थे? क्लासिकल थे। और एडम स्मिथ ने हमेशा किस चीज की बात की थी? फ्री ट्रेड की बात की थी। एडम स्मिथ ने किसकी बात की थी? एडम स्मिथ ने हमेशा फ्री ट्रेड की बात की थी। He argued that by giving everyone freedom to produce and exchange goods as they please, यानी कि free trade, and opening the market up to domestic and foreign competition, people's natural self-interest would promote greater prosperity। यानी कि अगर हम फ्री ट्रेड करेंगे तो मार्केट अगर हम ओपन कर देंगे डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपटीशन के लिए तो लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी एज कंपेयर टू जबकि हम स्ट्रिंजेंट गवर्नमेंट रेगुलेशन लगा के रखेंगे। यानी कि इनका कहना था कि अगर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन लगाएंगे आप तो उससे कम प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, जबकि फ्री ट्रेड में लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट भी बढ़ता है और प्रोस्पेरिटी भी ज्यादा बढ़ती है। तो एडम स्मिथ ने किसका फेवर किया था? फ्री ट्रेड का फेवर किया था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अब आप लोगों को कितने क्वेश्चन इसे सोल्व कर पाए जरूर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।